हेलो, हाय। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे साथियों का कैरियर एकेडमी कुंडा पर हार्दिक स्वागत है। मैं मान सर, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हमारे क्लास 10 के प्यारे प्यारे साथियों के लिए मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके पहला चैप्टर, जो कि क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आपको पता है कि हम लोगों ने आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है और इस क्रैश कोर्स को हम लोग 60 दिन में पूरा का पूरा आपका सिलेबस खत्म करेंगे। और खत्म ही नहीं, मतलब कि आपकी ऐसी प्रिपरेशन होगी कैरियर एकेडमी पर कि आप देखिएगा जो हमारा और आपका टारगेट है वो है 95 प्लस का। 90 प्लस का नहीं, 95 प्लस का जो प्रिपरेशन हम आपको करा के चलेंगे, जिस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करोगे वो भैया 95 प्लस की होगी। बस आप बिलीव करके एक बार हमारे कैरियर एकेडमी कुंडा के इस चैनल पर आप जुड़िए। उसके बाद आप देखिएगा कि हमारे 10th के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे साथी हैं, हमारे भाई और बहन हैं, उनके लिए क्या कुछ मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों, मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं आज आपके सामने रासायनिक, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है पहले चैप्टर का आपके? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, एक क्लास में सब खत्म। एक क्लास में सब खत्म का मतलब क्या हुआ भैया? आज जो एक क्लास आपको मिलने वाली है, आज जो क्लास आपको मिलेगी है, इस क्लास में मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, पूरी थ्योरी। और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं एक दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें पूरा क्वेश्चन खत्म। प्यारे साथी, बस आपको इतना ध्यान देना है कि बहुत कुछ आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। शायद आप इतनी सारी चीजें एक जगह पर तो आप कहीं नहीं पाए होंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे बिहार बोर्ड का बच्चा हो, चाहे झारखंड बोर्ड का बच्चा हो, चाहे एमपी बोर्ड का बच्चा हो, ठीक है ना, ये सभी बच्चों के लिए ये क्लास जो है एकदम, हम कहते हैं ना, रामबाण होने वाली है, ठीक है। प्यारे साथी देखिएगा, क्लास 10 के बच्चों के लिए भैया मैं क्या है, ये कोई छोटा मोटा वन शॉट नहीं, ये क्या है, गन शॉट, ठीक है ना। मतलब गन शॉट नहीं, गन शॉट भी नहीं, क्या है ये, हेड शॉट, ठीक है ना। मतलब कि ना ये वन शॉट है ना गन शॉट है, ये क्या है, हेड शॉट, सीधे मारेंगे हेड, ठीक है। मतलब चैप्टर खत्म। ओके सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो भैया ये देख ही रहे हो आपका टीचर, ठीक है, साइंस, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चलो आगे बढ़ा जाए भाई, ठीक सर, ओके। तो भैया क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने गणपति बप्पा को नमस्कार करते हैं, नतमस्तक होते हैं इनके सामने, इनका आशीर्वाद लेते हैं। इनका आशीर्वाद लेकर क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी जहां कहीं भी बैठे हों, पढ़ाई कर रहे हों, चुपचाप एकाग्रचित होकर आंख बंद करिए। आंख बंद करके गणेश जी के बारे में, सरस्वती माता के बारे में सोचिए और सोच के एकदम आप जितना आप अपने बोर्ड में मार्क्स लाना चाहते हैं उतना आप सोचिए और यही मन में कहिए कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो अपनी तैयारी कर रहा हूं इसमें आपकी पूरी पूरी मदद मिलनी चाहिए, ठीक है भैया। तो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ईश्वर को जरूर याद करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद काम आप देखिए कितना आपका अच्छा होता है। तो ठीक है, गणपति बप्पा की जय हो। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो भैया आज जो हमारा टॉपिक हम लोग जो कवर करने वाले हैं उसमें आप देखेंगे, आपको दिखेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया आपको दिखेगी, ठीक है, रासायनिक समीकरण आपको देखने को मिलेगा। और क्या मिलने वाला है सर आपको भैया? और मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, ठीक सर, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक भैया। अभिक्रिया में ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, संक्षारण और विकृत गंधिता। इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो प्यारे साथी, सबसे पहले एक बार हमारे प्यारे साथी, जितने भी प्यारे साथी हैं, एक बार वीडियो को पहले शेयर कर दें, शेयर कर दें जोर से, जोर लगा के हाई चा, ठीक भैया, जोर लगा के हाई चा शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास भेज दीजिए कि भैया कैरियर एकेडमी वाले मान सर आ गए हैं और आज क्या होगा, आज हो रहा है हेड शॉट।
और इस हेडशॉट में आपको पता है कि आपका ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये पूरा पूरा खत्म होने वाला है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, ठीक है, स्टेटस अपना लगा दिया होगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह शेयर कर दो, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए, फिर जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया हम लोग बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। देखो सर, परिवर्तन, पहली चीज तो हमें जानेंगे कि परिवर्तन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए बाबू, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। सर पहले परिवर्तन के बारे में बताइए, परिवर्तन क्या होता है। आप सोचो, जब आप क्लास 6-7 में पढ़ते थे तब आप कैसे थे और आज आप कैसे हो गए हैं? परिवर्तन हुआ है। हो सकता है आप पतले रहे हो, मोटे हो गए हो, मोटे रहे हो, पतले हो गए हो, ठीक है ना। हो सकता है आपके चेहरे पर दाढ़ी आ गई हो, ठीक है, आप और खूबसूरत दिखने लगे हो, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। तो उसी में दो तरीके के परिवर्तन हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भैया उसकी भौतिक अवस्था में केवल चेंज होता है और दोबारा हम क्या करते हैं, उस अवस्था में दोबारा हम भौतिक अवस्था में लौट सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में दोबारा हम लौट नहीं सकते। अगर एक बार रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक क्रिया हो गई, तो दोबारा फिर हम लौट नहीं सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। आइए एक बार पढ़ लेते हैं जो आपके सामने थ्योरी लिखी गई है। भौतिक परिवर्तन, क्या लिखा है बाबू? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कुछ पदार्थ में केवल भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तन करते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ भैया ऐसे होते हैं जो केवल क्या करते हैं, भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को ही परिवर्तन करते हैं। इसमें भैया कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखोगे बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण आदि। ठीक है, इसमें क्या होगा भैया, अगर एक बार कोई प्रोडक्ट आपका चेंज होगा, कोई प्रोडक्ट आपका चेंज होगा, तो चेंज होने के बाद क्या होगा, दोबारा आप उसकी अवस्था में फिर से ला सकते हो, दोबारा आप उसकी अवस्था में फिर से ला सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूंगा, जैसे देखो लिखा है बर्फ का पिघलना, बर्फ कैसे पिघलती है, बर्फ को फ्रीज से निकाल के बाहर रख दो, धीरे धीरे पानी में चेंज होने लगता है। ठीक है, जल का वाष्पीकरण, पानी है, टेम्परेचर दो, टेम्परेचर से क्या होने लगेगा, पानी आपका वाष्प बन के उड़ने लगता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके, एग्जाम में भैया कभी पूछता नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। रासायनिक परिवर्तन पर आएंगे। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों में भी परिवर्तन कर देते हैं। भैया ये क्या था, ये रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये रासायनिक, देखो जो पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक क्रिया होती है, जैसे दूध का फटना, दहन, जंग लगना, परमाणु विखंडन आदि। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं मोमबत्ती आप देखे हो ना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना ये क्या है? तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि मोमबत्ती का जलना, जो मोमबत्ती का जलना होता है, मोमबत्ती का जलना, सबसे पहले मैं आपके सामने एक मोम बना देता हूं। मोम, वैसे मेरा आर्ट बचपन से बहुत अच्छा है और देख लीजिए इतनी गजब की मोम बना दिया। देखो मोमबत्ती का जलना का मतलब, देखो ये अगर ये जल रहा है तो जब कोई दहन होगा तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। ध्यान देना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर ये जो वैक्स है, वैक्स जिसको हम लोग मोम कहते हैं, मोम अगर ये जलेगा, इसको वैक्स बोलते हैं, अगर ये जलेगा बाबू तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो अगर बोलेगा मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन, अगर वैक्स बोल देगा, हमारा जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला, ठीक है ना, अगर इसको बोल देगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, भौतिक परिवर्तन है। क्लियर होगा? जंग लगना, लोहे में जंग लग गई भैया, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जब जंग लग जाती है तो आपको पता ही है क्या होता है, हाँ सर पता है, फिर लोहा खराब हो जाता है। कागज को जला दो, जलाने के बाद क्या दोबारा अपनी अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक है, दूध का फटना, दूध अगर एक बार फट गया
अगर मम्मी ने दूध रख दिया और वो भूल गई और 2 दिन बाद दूध को उठाया, उन्होंने देखा कि 2 दिन बाद या 2 4 5 10 घंटे बाद दूध को गर्म नहीं किया गया है और देखा गया कि दूध फट गया, तो दोबारा क्या वो दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये सब परिवर्तन जो होते हैं ये सब किसमें आते हैं? ये सब आते हैं हमारे रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है सर, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ेंगे भैया तो हम लोग देखेंगे, हम लोग आ गए कहां पर? ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया और समीकरण पर, कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और समीकरण क्या होता है। तो भैया मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की मैं बात करता हूं तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम अभिक्रिया का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर लिखा है, आपके सामने पढ़ा जाता है, देखो, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थों के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो लिखा है कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? जल का निर्माण करती है। तो हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला, अब मिल के क्या बना दिया? जल। क्या बना दिया? जल बना दिया। तो हाइड्रोजन की क्वालिटी अलग थी, ऑक्सीजन की क्वालिटी अलग थी, दोनों मिले जो जल बनेगा उसकी क्वालिटी क्या है? अलग है। तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं? क्या हो गया इनके बीच में? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्लियर है? ठीक सर, क्लियर है। अब हम लोग आ जाएंगे शब्द समीकरण में। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत सरल हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत सरल होता है। किसी भी चीज को वाक्यों के रूप में लिख देना, एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखना आसान होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को वाक्यों के फॉर्म में लिखना और उसके पूरे विवरण को बता देना बहुत सरल हो जाता है। इसे संक्षिप्त में शब्द समीकरण कहते हैं। अगर देखा जाए ना, कंसाइज करके इसको क्या बोला जाता है? शब्द समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स जल। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स जल। भैया ये है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं इनको बाबू कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, या इसको क्रिया कारक भी कहते हैं। क्रिया कारक इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक सर, ये भैया जो हमारा जल बना इसको बोलते हैं उत्पाद, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है जिन पदार्थों की, उसके बाद जो उत्पाद जो बन रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? उत्पाद बोल देते हैं। ठीक सर, आगे बढ़िए, आगे चला गया। अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा वही चीज जो भी मैं आपको बताया पीछे, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बने पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। मैंने आपको बता दिया। अब बाबू हम लोग पढ़ेंगे क्या? रासायनिक समीकरण। भैया रासायनिक समीकरण में देखिए क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा उत्पन्न हुए पदार्थों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उत्पन्न पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक सर, समझ में आ रहा है? जैसे देखो, मेथेन का सूत्र होता है CH4, ऑक्सीजन का O2, ऑक्सीजन का प्रतीक O2। ठीक है, ये जब हम मेथेन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाए तो बना कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना? जल। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना? जल बना। इसे बोल दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखो, जो मेथेन और ऑक्सीजन है ये है अभिकारक,
जो मीथेन और ऑक्सीजन है इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है सर, जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना है इसको क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है ना, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक। और जब रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात पदार्थ को क्या बोलते, बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है प्यारे साथी, बाबू मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, 2 मिनट आपका लूंगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए भैया, अगर आप लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढेंगे तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन कहीं नहीं मिलने वाला है। आप एक बार अपने घर में अपने माँ बाप को देखिए, अपने पिताजी को आप देखिए, कितनी मेहनत करके कितनी शिद्दत के साथ आपको वो पढ़ा रहे हैं। अपनी माताजी को देखिए, कभी उनको बुखार जुखाम भी रहता है ना, तब भी वो कभी बताती नहीं है, कभी कहती नहीं है कि मुझे आज बुखार है, आज जुखाम है। ठीक है, जब वो अपनी इतनी प्रॉब्लम को आपके माँ बाप आपकी पढ़ाई के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आप क्या उनको बाउंस बैक में क्या देने वाले हैं। आप इस बात को सोचिए और सीरियस होकर चुपचाप एकदम मन लगाकर जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ हर एक बात को लिखिए, समझिए, पढ़िए, बार बार, एक बार न समझ में आए दोबारा देखिए, लेकिन भैया उस माँ बाप का ख्याल रखो जो आपका ख्याल रख रहे हैं। नहीं तो अगर आज आप समय अपना बर्बाद कर दोगे तो दोबारा ये जीवन आपकी ज़िंदगी में कभी समय लौट कर नहीं आएगा। पूरी ज़िंदगी में आपको बता रहा हूँ समय कभी आपको वापस नहीं आने वाला है। तो इसलिए मेरे प्यारे साथी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एकदम मन लगाकर दिल से एकदम चुपचाप पढ़ाई करो, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ सके, जिससे आपके माँ बाप का और आपके टीचर का नाम रोशन हो सके। ठीक है, तो प्यारे साथी आइए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब हम आगे भैया कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे की जाती है, कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानते हैं। तो भैया देखिए, पहली कंडीशन है अवस्था में परिवर्तन। हो सकता है ठोस रहा हो, ठोस से द्रव हो जाए, द्रव से गैस हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी होगा, ये चीजें होंगी। गैस का निकलना, अगर गैस किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलती है तो ऊपर की ओर भैया क्या बना देते हैं, एरो बना देते हैं। ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर में क्या होता है भैया, अगर चेंज आ जाए तो, टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो, जैसे कोई अभिक्रिया आपकी 50 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है, कोई अभिक्रिया आपकी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का क्या है, चेंज है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप मतलब सर क्या हुआ, पीपीटी, प्रेसिपिटेट, नीचे की ओर तीर बनी हो, नीचे की ओर तीर बनी हो तो इसको बोलते हैं अवक्षेप। सर अवक्षेप होता क्या है, तो भैया अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप एक आपका ठोस पदार्थ है जो जल में क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है, जल में घुलता नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि जल में आप क्या डाल दो, मिट्टी डाल दो, तो क्या जल में मिट्टी घुलेगी, नहीं घुलेगी, वो जाके धीरे धीरे नीचे क्या हो जाएगी, उसकी सतह पर बैठ जाएगी। तो इसका हम लोग का नाम दे देते हैं अवक्षेप, पीपीटी, प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। रंग में परिवर्तन भैया, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, आपको कलर में भी चेंज आपको दिखेगा, कभी हो सकता है रेड रहा हो, फिर ब्लू हो जाए, है ना, फिर कैसा रहा हो, ब्राउन हो, ब्राउन से ब्लैक हो जाए। ऐसी बहुत रिएक्शन होंगी आगे आपको मिलेंगी, इनका कलर आपको चेंज होता दिखेगा। ठीक भैया, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान आप कैसे करोगे, इन पांचों में से कुछ आपको दिख जाएगा, या तो अवस्था में परिवर्तन, या तो गैस का निकलना, या ताप में परिवर्तन, या अवक्षेप का निर्माण, या रंग में परिवर्तन। तब आप जान जाओगे कि क्या है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कर ले पा रहे हैं। भैया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। सर संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है, तो भैया अगर मैं बात करूं संतुलित रासायनिक समीकरण की, तो जैसे आपको मैंने बता दिया कि अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। तो अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या अगर बराबर हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारकों और उत्पादों की संख्या बराबर नहीं होती तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है, चलो आगे चलते जाएंगे, एक एक बात आपके खोपड़ी में डालता जाऊंगा, आप देखते रहिए बस। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है, रीजन है ना, बताइए सर कि
ये जो समीकरण है इसको हम संतुलित क्यों करें, क्या ऐसा रीजन है कि इसको संतुलित किया जाता है? तो भैया देखो, एक नियम होता है केमिस्ट्री में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणु और बनने वाले पदार्थों के परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ सर बताइए? अर्थात मैं आपको बता रहा हूं कि जितने अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद होगा। यही क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो वही अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक सर, ओके, एकदम क्लियर हुआ। एक बार पढ़ देता हूं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या लिखा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के बाद, देखो अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के बाद ना ही कोई परमाणु नष्ट हो सकता है और ना ही कोई परमाणु बन सकता है, निर्मित हो सकता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। LHS और RHS क्या होता है? बराबर। अभिकारक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अभिकारक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और उत्पाद को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक सर, देखो एक नोट लिखा है, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों पक्षों मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आपके सामने देखो यहां पर लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर देखो यहां बनाता हूं आपके सामने, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट आप देखो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2, यहाँ कितना है? 1, आगे 2 से गुणा कर दीजिए तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो हो गया 2, लेकिन मैग्नीशियम भी हो गया 2। तो अब हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम के भी 2 से गुणा कर देंगे, तब ये रासायनिक हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है, तो इसीलिए भैया हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे तो अब मैं आपको सिखाऊंगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। कौन कौन सी विधि होती है, कैसे संतुलित किया जाता है, हर बात को मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। अच्छे से देखिएगा। बेस्ट मेथड टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखो भैया आपके सिलेबस में तो हीट एंड ट्रायल मेथड है, जिसको अनुमान विधि कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बाबू, लेकिन मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, मैं आपके सामने एक ऐसी विधि लेकर आया हूं जिसको आप देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और बेहतरीन तरीके से मैं भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। इतनी मजा आ जाएगी कि आप देखिएगा कि आज तक अगर आपको जो दिक्कत आ रही होगी, ये बहुत बच्चों की दिक्कत है। बहुत बच्चे रासायनिक समीकरण संतुलित करने में परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है, एकदम जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं इसको पकड़ो और पकड़ के देखो। अभी एक चीज काफी लिखते चलो, अभी देखना आप बड़ी से बड़ी रिएक्शन को आप संतुलित कर पाओगे। ठीक सर, ओके। देखो मैं पहले एक रिएक्शन लिखा हूं जो कि है, यहां पर लिख रहा हूं Fe+H2O, मतलब कि आपका आयरन जब जल के साथ अपक्रिया करता है तो ये जो अपक्रिया लिखा हूं ना, यही जंग लगती है, जो लोहे में जंग लगती है। तो आपसे कभी कोई पूछ लेगा कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, लोहे में जंग लगना होता है, उसकी अभिक्रिया बताओ, तो आप लिखोगे Fe+H2O गिब्स आपका बनेगा Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, और क्या बनेगा? और आपका बनेगा H, देखो, और आपका क्या बनेगा? H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होती है? निकलती है। अच्छा सर देखो भैया ये बैलेंस नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस कैसे किया जाता है। एक एक बात को समझते हैं। देखो हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे धातु को। किसको बैलेंस करेंगे? धातु को। हम सबसे पहले संतुलित करेंगे धातु को, उसके बाद अधातु को, और उसके बाद ऑक्सीजन को, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को। ठीक सर, एकदम बात समझो, ध्यान से ध्यान रखना, एकदम आपका ध्यान इधर ही। देखो धातुओं में पहले हम देखते जाएंगे पोटेशियम, सोडियम। मैं आप सामने भी लिख दिया हूं कि कौन कौन सी धातुएं आपको ज्यादातर रासायनिक अभिक्रिया में दिखेंगी। ठीक है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, लेड हो गया, बेरियम हो गया, और भी आगे लिख दो ETC। ठीक है, और भी आपकी धातुएं आएंगी। अधातु में
क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ठीक है, और भी इसमें आएगा ETC। उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन। और कब तक करना है? जब तक आपकी रासायनिक अपक्रिया पूरी तरीके से संतुलित नहीं हो जाती है। देखो, तब तक दोहराना है जब तक सभी परमाणु बराबर ना हो जाएं। इसको रिपीट करते रहना है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई धातु ज्यादा हो जाएगा, फिर से हम वापस आएंगे, उस धातु को बैलेंस करेंगे, फिर हम अधातु पर जाएंगे, उसको बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को ना? ठीक सर, ओके। चलो आओ देखते हैं। यहां पर देखो कितना Fe है? 3 Fe है। यहां पे कितना Fe है? सर एक ही है। क्या करेंगे? 3 से गुणा। Fe तो बराबर हो गया, धातु बराबर हो गई। अच्छा, धातु के बाद मैंने कहा था अधातु। कोई धातु दिख रही है? नहीं दिख रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पर एक ही है, तो 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन बराबर हो गया 4 × 4। लेकिन अब हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 है, आगे 4 से गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। और ये जो आपकी समीकरण बना है इसे बोल देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो बधाई हो, आप लोगों ने पहला रिएक्शन सीख लिया बैलेंस करना, ठीक है। पहला इक्वेशन आपने सीख लिया बैलेंस करना। आओ आपके सामने मैं ढेर सारे प्रैक्टिस एग्जांपल लेकर आया हूं जिसमें आपको बैलेंस करना सिखाता हूं। फटाफट आप लोग कॉपी निकालो और मेरे साथ साथ आप लोग भी बैलेंस करना सीखो, जल्दी जल्दी। चलो सब लोग जुट जाओ जल्दी से, किमान सर कर रहे हैं, हम बैठे कहाँ हैं। चलो आओ, आपके सामने लिखा है Al2O3 प्लस HCl। Al2O3 प्लस HCl गिव्स क्या बनेगा? AlCl3 प्लस H2O। देखो सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाम देखो, पहले वीडियो में मैंने पहले लेक्चर में मैंने आपको ये सब बताया है कि नाम कैसे लिखा जाता है। अगर नहीं देखे हो तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद जाकर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्या बनता है? जल बनता है, फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है। चलो आओ एक एक को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? ध्यान से, पहले धातु को बराबर कर लो। एल्यूमिनियम यहाँ, एल्यूमिनियम यहाँ। यहाँ एल्यूमिनियम कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ कितनी बार है? 1 बार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम को ही बैलेंस करेंगे। चलो देखो, यहाँ हमने लगा दिया 2, ठीक है। एल्यूमिनियम 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एल्यूमिनियम बराबर हो गया। इसके बाद देखो अधातु है क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन 3 है और यहाँ क्लोरीन कितना है? यहाँ क्लोरीन 1 है, तो हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से, कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। ये हो गया। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो 3 से गुणा कर दे, 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अच्छा आप ध्यान दो, जब मैंने कहा था कि जब हम बैलेंस करते जाएंगे ना तो कुछ बढ़ जाएगा और दोबारा फिर से हम लौट कराएंगे, तो ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? यहाँ पर तो हमारे पास 3 ही है, तो यहाँ पर हमको 6 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस 6 HCl। अब देख लो, 6 क्लोरीन, 3 दूनी 6 क्लोरीन, 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखो 3 × 9 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम। बधाई हो, आपका जो क्या है रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला है, देखो Cu2O प्लस Cu2S, इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है क्यूप्रिक सल्फाइड। को जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। देखो यहाँ लिख दे रहा हूं, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड और इसका नाम है क्यूप्रिक सल्फाइड। क्या बना है? कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। चलो इसको बैलेंस करते हैं। Cu2O प्लस Cu2S गिव्स Cu प्लस SO2। देख लो कैसे क्या होने वाला है, हर चीज को समझ लेंगे हम लोग तब आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो कॉपर पहले देख लो कितना कॉपर है,
2 कॉपर यहाँ, 2 कॉपर यहाँ, यहाँ पर कितना कॉपर, यहाँ पर तो सर एक ही कॉपर है। तो मतलब कि हम देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इधर हम 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक सर। अब उसके बाद सल्फर है, सल्फर देखो यहाँ कितना सल्फर, 1 सल्फर, यहाँ कितना सल्फर, यहाँ पर सर 1 सल्फर, सल्फर तो बराबर दिख रहा है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, यहाँ पर तो सर एक ही है, तो 2 से गुणा कर दो। ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गया, बट कॉपर संख्या बढ़ गई, 2 दूनी 4, 4 2 6 हो गया, तो यहाँ पर हमको 6 से करना पड़ेगा। देखो इसको बार बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, 6 Cu लिखना पड़ेगा आपको। अब जाकर ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक, इसमें आ जाओ भैया, ध्यान दो, BaCl2 प्लस Al2SO4। BaCl2 का नाम सर क्या है, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, साथ में लिखते चलो, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है सर, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, क्या बना है सर, बेरियम सल्फेट। सब भैया पहले वीडियो में सिखाया हूं कैसे नाम बनता है, अगर आप लोग को नाम नहीं पता है तो आप जाकर उस वीडियो को सीख कर आओ, तभी मजा आएगा, और इसको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या बना है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। चलो देखते हैं, एक एक चीज को बैलेंस करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन है वो है BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिब्स, क्या बना है BaSO4 और प्लस क्या बना हुआ है AlCl3। पहले चलो क्योंकि पहले बेरियम बराबर कर लो, यहाँ Ba एक बार, यहाँ Ba एक बार। ठीक है, एल्युमिनियम देखो यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर एक ही बार है, 2 से गुणा कर दिया। धातु है ये, धातु को पहले बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब क्लोरीन बराबर कर लो, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया, 6 क्लोरीन, आगे 3 से गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 क्लोरीन। बट जब क्लोरीन बढ़ा तो आप देखो बेरियम संख्या बढ़ गई, तो यहाँ 3 से गुणा कर दो बेरियम के आगे, बेरियम बराबर हो गया। अब देख लो सल्फर 3 बार है तो 3 बार सल्फर हो गया। देखो ये 4 है, 4 3 12 और ये 3 4 12 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया ये। ठीक है, पहले धातु, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 2, इसको मैं और करा दे रहा हूं आपके सामने, फिर 1 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप उसको बैलेंस करिएगा। ठीक है, ठीक सर। ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है लेड नाइट्रेट, नाम लिख दे रहा हूं, लेड नाइट्रेट से आपका क्या बना है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और ये क्या बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या बना है, ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो देखो इसको बैलेंस करना है तो आप लिख देते हैं इधर PbNO3 का होल ट्वाइस गिब्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, चलो एक एक चीज को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करते वक्त ध्यान रखना है, पहले लेड धातु है, यहाँ पर एक है, एक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, नाइट्रोजन हमारी धातु है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर एक ही है, 2 से गुणा कर दो, फटाक से देखो और गुणा करो तुरंत, 2 से गुणा कर दे नाइट्रोजन को। अब उसके बाद देखो ऑक्सीजन को 2 दूनी 4 2 6 और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, बट यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा है। देखोगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 2 6 और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6, लेकिन ये 2 दूनी 4 2 6 और एक साथ है यहाँ पर। ठीक है, क्या करेंगे सर, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ और दिमाग लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, अगर मैं यहाँ पर आगे मैं 2 से गुणा कर दूं, ध्यान देना, तो 2 लेड हो गया और नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गया। ठीक है ना, तो 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हुआ, तो अब की बार हमको नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 NO2। अब ऑक्सीजन देखते हैं तो 4 दूनी 8 2 10। ठीक है ना, अब ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। अब यहाँ पर तो पहले 4 दूनी 8 2 10, आगे 2 से गुणा कर दो तो 10 2 12, इस तरीके से जाकर ये बैलेंस हो गया है। ठीक भैया, ये बैलेंस हो गया। इसके बाद ये आपका है, बहुत सिंपल सा है, इसको आप लोग करिएगा, होमवर्क में है आपके। ठीक है ना, इसको आप लोग करिएगा। आगे देखता हूं, हाँ अब हम लोग आ गए हैं, जो रासायनिक अपक्रिया हमारी होती है ना, इसको और बढ़िया से क्या करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि क्या कैसे होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया
को और सूचनात्मक बनाना। कैसे हम जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी और सूचनात्मक बन सकती है? कैसे? देखो, अगर भैया किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखा हो AQ, तो इसका मतलब होता है जलीय विलयन, मतलब वो जल में क्या है? घुलनशील है। ओके सर। नीचे की ओर तीर बनी है तो इसका मतलब क्या होता है? जल में अघुलनशील, वो जल में घुलेगा नहीं, उसको हम बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। PPT, प्रेसिपिटेट। ठीक है। अगर यस लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? सॉलिड, वो अभिक्रिया ठोस है। अगर L लिखा है तो लिक्विड, वो अभिक्रिया क्या है? द्रव है। और अगर गैस, गैस किसी अभिक्रिया में निकलेगी तो ऊपर की ओर तीर बनी होगी, तो गैस का निकलना, G लिखा होगा। तो जैसे देखो यहाँ पर रिएक्शन लिखी है 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। देखो Fe मतलब आयरन आपका क्या है? ठोस, यस लिखा है। H2O यहाँ पर गैस लिया गया है, मतलब वाष्प लिया गया है, तो क्या बना है ये? Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड आपका बना है। ठीक है ना? फेरिक ऑक्साइड बना है, जो कि आपको मैंने बताया जंग लगने की रिएक्शन होती है। और हाइड्रोजन, ये ठोस था और ये क्या हो गया? गैस हो गया। देखो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या लिखा है? अक्वस, मतलब जल में घुलनशील। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। क्या बना? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना? अवक्षेप, मतलब जाकर नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जाकर नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप बन गया। और क्या बना है? जल, लिक्विड बना है। मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड, H लिखा हुआ है। SiO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है सर? अक्वस, जल में घुलनशील होता है। क्या बना? MgSO4। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा? अक्वस होगा। और क्या? हाइड्रोजन गैस इसमें निकल जाएगी। एरो बना हो या G लिखा हो, आप जान जाइए गैस का निकलना। इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक सूचनात्मक बना सकते हैं, हर चीज को लिख लिख के एकदम, कि कौन सा अक्वस है, कौन सा गैस है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, और किसमें PPT प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्लियर है ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं, डोंट फियर बिकॉज आंसर इज हियर। ओके सर, और भी एग्जांपल आपके सामने ये देखो लिखे हुए हैं, चलिए और समझ लो इनको भाई। देखो, नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। सब देखो मैं रिएक्शन बैलेंस किया हूं, आप लोग क्या करिएगा? खूब प्रैक्टिस करनी हो, जितनी रिएक्शन में लिखा हूं जो बैलेंस है, आप इसको जितना बैलेंस करके लिखा हूं ना, सबको हटाना और आप बैलेंस करना। ठीक है, ध्यान देखो, 200 वायुमंडल दाब, 500 डिग्री सेल्सियस, और आयरन यहाँ पर क्या लिया? उत्प्रेरक के फॉर्म में लिए। किसके फॉर्म में? उत्प्रेरक के फॉर्म में। सर उत्प्रेरक नाम की चीज क्या होती है? चलो इसको भी एकदम क्लियर करता हूं, उत्प्रेरक क्या होता है। देखो भैया, उत्प्रेरक जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक सर, कैटलिस्ट क्या होता है? देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक, साथ में लिख लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना या कम कर देना ही क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे देखो ये Fe के प्रेजेंट में हुई है क्रिया, तो Fe का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। देखो कहीं यहीं Fe लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन Fe का रोल क्या है? ये अभिक्रिया को बढ़ा देगी या तो घटा देगी। एग्जाम्पल समझाता हूं, अब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे बाबू स्कूल में बस लगी होती है, तो बस का काम क्या होता है? बच्चों को घर से ले आना, स्कूल तक छोड़ना, और क्या करना? स्कूल से उनको ले जाना, उनके घर तक छोड़ना, यही काम होता है बस का। हाँ सर, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि वो जो बस है वो बच्चों के पढ़ाई में कोई रोल निभा रही है? नहीं निभा रही। वो क्या कर रही है? वो बच्चों को उनके घर तक छोड़ रही है और उनके घर से स्कूल ला रही है। तो वो किसका काम कर रही है? उत्प्रेरक का काम कर रही है। ठीक है ना? उस तरीके से हमारा क्रिया में होता है उत्प्रेरक। तो Fe के प्रेजेंट में हुआ तो क्या बन गया? अमोनिया बना, NH3। क्या नाम है इसका? अमोनिया। अमोनिया ये भी एक गैस है। ठीक है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या है? सॉलिड, और ये गैस। ठीक है, ZnSO4 जिंक की अभिक्रिया मैंने कराया, जिंक सॉलिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सब नाम लिख दे रहा हूं, अगर नाम नहीं याद हुआ ना तो तमाचा खींच के मारूंगा मुंह पे, समझ लीजिएगा। एकदम दिल से एकदम लिखो चुपचाप। ठीक है, H2SO4 अक्वस है। ठीक है, क्या बना सर? ZnSO4 अक्वस बन गया, और क्या बना? हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो गई। गैस निकलेगी तो ऊपर क्या? एरो बना के रखेंगे। ठीक है ना? ठीक है, कार्बन का रिएक्ट करा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन सॉलिड को
ऑक्सीजन गैस साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और इसमें 94 किलो कैलोरी क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, काम पड़े, ऊष्मा का काम पड़े, उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी। ऊष्मा का शोषण हो जिसमें, ठीक है ना भैया। हमेशा ध्यान रखना, उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह के साथ दर्शाते हैं किसको, ऊष्माक्षेपी को। उत्पाद की ओर माइनस चिन्ह के साथ दर्शाते हैं किसको, ऊष्माशोषी को। क्लियर है, ठीक है। यहां पर देखो एक आपका और है, कार्बन को जब सल्फर के साथ रिएक्ट कराया गया, कार्बन भी सॉलिड सल्फर भी सॉलिड, और आपका बन गया कार्बन डाई सल्फाइड। और जो कार्बन डाई सल्फाइड है लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, और इसमें -22 किलो कैलोरी की ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, इसीलिए इसको बोल देते हैं क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, हाइड्रोजन को जब आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया गया, हाइड्रोजन गैस को आयोडीन गैस के साथ रिएक्ट कराया गया तो बना आपका क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि ये भी क्या है, गैस है। लेकिन यहाँ पे देखो सर, ये इस तरीके के तीर का यूज किए हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है बाबू उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब कि ये ऐसी अभिक्रिया है जो दोनों तरफ से हो रही है। किधर से, इधर से भी होगी, इधर से भी होगी। अगर H2 और I2 को मिलाएंगे तो 2HI बनेगा, 2HI को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, H2 और I2 बन जाएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर रखना, एक एक बात को देख लो। पोस्टमार्टम हो रहा है बाबू, ठीक सर, ओके, स्क्रीनशॉट लेने ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कर। यहां से हमारा चैप्टर का एकदम शुरू होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक चीज बेहतरीन तरीके से जितना पढ़े हैं, अब हम लोग फटाफट इंप्लीमेंटेशन करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है सर, कितने प्रकार की होती हैं, पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया इसको बोलते हैं, तीसरी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना, यहां पर गड़बड़ हो गया, इसको लिखना चाहिए था ऊष्माक्षेपी, यहां लिख देता हूं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं, हर अभिक्रिया को पढ़ा जाएगा। सबसे पहले बात आ गई संयोजन अभिक्रिया की। जब संयोजन पर आ गए तो काम फटाफट। अब देखो ध्यान समझो, A + B गिव्स AB, दो लोग मिल गए एक हो गए, दो लोग मिले और मिलके क्या हो गए, एक हो गए, उसको क्या बोल दिया गया, संयोजन। इसी का देखो दो नाम और है, लिख देता हूं पहले। इसका एक नाम है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया पूछ लेगा ना तो होश उड़ जाता है बाबू, लिख लो संकलन अभिक्रिया। या इसी का नाम है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है ना, तुम्हारे उसकी कसम, लिख के रखो, ये गड़बड़ हो जाएगा, समझ लेना, फिर आप समझ चलना। ठीक है, दो लोग मिले एक हो गए, कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया, है ना, मिल गए ना, संयोग, मिल गए दोनों। देखो लिखा है यहाँ पे, वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक एक साथ मिलकर अगर एक उत्पाद बनाता है। कितने उत्पाद, केवल एक। दो लोग मिलेंगे एक उत्पाद बनाएंगे, दो अभिकारक मिलेंगे एक उत्पाद बनाएंगे, दो अभिकारक मिलेंगे एक उत्पाद बनाएंगे। कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, इसे संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, एक नए निर्मित उत्पाद का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन, संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया है। सब एग्जांपल देख लेते फटाफट। CaO CO2 A B, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट AB दोनों मिल गए, दोनों मिल गए, AB मिले AB बना दिए। ठीक है, दूसरा देखो NH3 अमोनिया HCl, अमोनिया और HCl, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड आपको मिला तो क्या बना दिया, NH4Cl। सर इसका नाम नौसादर। ठीक है ना, और याद कर लो, सॉरी ऐसे लिख लो, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम
क्लोराइड। देख रहे हो ना, ये भी ए और ये बी मिलकर क्या बना दिया, ए बी। ठीक है, फिर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन गैस मिले, दोनों मिले क्या बना दिया, CaOCl2, COCl2 ठोस बना। क्या नाम है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। और इसको बोलते हैं फास्जीन गैस, फास्जीन गैस। बहुत जहरीली गैस होती है भैया, बहुत जहरीली गैस। तो आपसे पूछेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन मिलते हैं तो क्या बनता है, तो COCl2 बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, फास्जीन गैस। ये था ए, ये था बी, मिलकर क्या बन गया, AB। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड किससे मिला, ऑक्सीजन से, क्या बना दिया, 2NO2, 2NO2 मतलब नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बना दिया। ये ए, ये बी मिल गया, कैसा बना है, लाल भूरा रंग, लाल भूरा। देखो ध्यान समझो, लाल भूरा रंग का ये बना हुआ है। ठीक है, देखो फिर आयरन, आयरन यहां पर देखो, ये जो हमारा Fe है, Fe को सल्फर के साथ मिला है, किस साथ, सल्फर के साथ। तो Fe हो गया ए, सल्फर हो गया बी, मिल गया AB, क्या बन गया, Fes। क्या बना, Fes। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे फेरिस, फेरस, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। पहले वीडियो में बता चुका हूं फेरस कब होगा, फेरिक कब होगा। ठीक है, तो आई होप संयोजन अपक्रिया पूरी होती है। ठीक सर, आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। वियोजन, अभी दोनों मिले थे, अभी अभी मिले थे और अभी उनको अलग कर दिया, पाप, घोर पाप। देखो 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 देखो, चलो वियोजन या इसे अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं, अपघटन। ठीक है, देखो ए, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ए अकेला, ए देखो ए था, टूट गया B+C में, एक अकेला टूट गया, एक अकेला टूट गया दो में। देखो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते जाओ, अलग हो जाओ, ठीक है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। देख लो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हीट दिया गया, क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक सर, ये जो वियोजन अपक्रिया होती है बाबू, ये 3 प्रकार की होती है। पहली ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरी प्रकाशीय अपघटन, फोटोलाइसिस, तीसरी विद्युतीय अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ के रखो दिल में कि ये जो रिएक्शन आप पढ़ने चल रहे हैं हम वियोजन अपक्रिया में, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ही बताऊं, एकदम मलाई मार के दे रहा हूं, पकड़े तो जाओ सब। चलो ये आगे हम कहां पर, ऊष्मीय अपघटन पर। पहला थर्मल डीकंपोजिशन पर। ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, ऊष्मा देने पर यह अपक्रिया क्या होगी, ऊष्मा देने पर टूट जाएगी। कोई एक पदार्थ ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, उसे हम क्या बोल देंगे, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया बोल देंगे। चलो देखते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा टूटकर, यौगिक ऊष्मा के द्वारा टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ओके सर, ठीक है, चलो देखते हैं एग्जांपल में। CaCO3 ऊष्मा दिया गया, हीट दिया, ऊष्मा दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। क्या था इसका नाम, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एक अकेला अभिकारक दो उत्पाद में टूट गया, ए अकेले था, किसमें टूट गया, A+B में। क्या बोल देंगे, किसकी वजह से टूटा है, ऊष्मा की वजह से, इसको बोल देंगे ऊष्मीय अपघटन। दूसरा देखो FeSO4 फेरस सल्फेट, पहले हरा रंग का था, पूछता है फेरस सल्फेट क्या था, हरे रंग का था, ऊष्मा दिया गया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, कैसे कलर का, भूरे कलर का। और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। ठीक है ना, मतलब ए अकेला टूट गया किसमें, A+B+C में। वही है ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। हाँ देखो, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, ए अकेले को ए में तोड़ा, बी में तोड़ा, सी में तोड़ा, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया इसका। ठीक भैया, देखो क्या था, फेरस सल्फेट हरे रंग का, फेरिक ऑक्साइड भूरा रंग, और सल्फर डाई ऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3 में चेंज हो गया। किसकी वजह से हुआ, ये हीट की वजह से। तो कौन सी अपक्रिया, ऊष्मीय अपघटन। ये देखो पोटेशियम क्लोरेट KClO3, KClO3 सॉलिड था, इसमें क्या दिया गया, ऊष्मा दिया गया, क्या बना, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और प्लस 3O2 ऑक्सीजन गैस ऊपर की ओर निकल गई, है ना। क्या बोलेंगे,
ऊष्मीय अपघटन। चलो ऊष्मीय अपघटन क्लियर हो गया, 3 रिएक्शन बता दिया हूं, फंसेगा इसी में फंसेगा। आगे बढ़ो, हम आगे प्रकाशीय अपघटन, फोटोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट सनलाइट देखियो सनलाइट ना, हाँ देखिए सर, सूर्य का प्रकाश देखे हैं, तो वह वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया जो प्रकाश के द्वारा होती है, प्रकाश मतलब सनलाइट, सनलाइट के द्वारा होती है, उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ये देखो सिल्वर क्लोराइड AgCl, कौन जी? Ag, सुनते हो? यही शब्द तो जीवन बर्बाद कर देगा, नहीं समझ पा रहे हो, बच्चे हो आप लोग, अभी आप लोग को लगेगा कि बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होती है सब सुन के, अरे क्या मजा है, लेकिन अभी नहीं पता आपको, ये जो Ag शब्द है ना, तहस नहस कर देगा। चलो 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 इसको समझो, उसे छोड़ो। सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसमें टूट गया? सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट गया, चांदी अलग क्लोरीन अलग। क्वेश्चन बनता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है इसको डार्क बोतल में क्यों रखा जाता है? डार्क बोतल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर डार्क बोतल में नहीं रखोगे तो क्या करेगा? उजाले में प्रकाश से रिएक्ट करेगा और प्रकाश साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगी, समझिए ना? क्या होगा? सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक सर, समझ में आ रहा है बात। दूसरा देखो H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड किसके प्रेजेंट में? किसके प्रेजेंट में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा सर? जल बनाएगा, लिक्विड, और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन गैस। देखो ए अकेला किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में A + B में टूट गया कि नहीं टूट गया? पहले चित्त वियोजन हुआ, लेकिन कैसा वियोजन? प्रकाशीय वियोजन। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में हुआ प्रकाशीय अपघटन। हाँ सर ठीक है, ओके आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ाना। देखो बच्चा, ये आ गया विद्युत अपघटन पर। विद्युत अपघटन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। और देखते इसको, इसमें क्या होगा? विद्युत के द्वारा टूटेगा, विद्युत के द्वारा। कितना तरीके से देखो, अच्छा अगर किसी की जिंदगी तोड़ना हो तो कितने तरीके से लोग तोड़ने में जुट जाते हैं, बताओ। पहले तो उष्मा से तोड़े, फिर प्रकाश से तोड़े, अब विद्युत से भी तोड़ रहे हैं। लो खत्म करके ही मानेंगे, एकदम से खत्म कर दिए। चलो देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक सर, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, किसके? यौगिकों के जलीय विलयन में। जलीय विलयन मतलब aqueous aqueous aqueous, याद कर लो, ठीक है ना? जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है या टूट जाता है। ऐसी क्रिया विद्युत अपघटन क्रिया कहलाती है। ठीक सर, ओके। ये देखो मैंने लिया है H2O। H2O कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ aqueous। ठीक है, क्या हुआ? विद्युत अपघटन कराया गया, विद्युत अपघटन। ये H2 और O2 में टूट गया। ये भैया कैथोड और एनोड, ध्यान देना, कैथोड यहां पर क्या होगा? धनात्मक, और एनोड क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक है ना? एक धनात्मक और ऋणात्मक में टूट जाएगा। धनात्मक वाले को बोलेंगे कैथोड और ऋणात्मक वाले को बोलेंगे एनोड। और ये कब होगा? जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये रहा आपका वियोजन। आगे बढ़ते हैं भाई फिर। ठीक सर, आगे बढ़िए। अब हम आगे विस्थापन पर। बहुत बहुत मजेदार अपक्रिया है, और इसके पहले मैंने आपको पहले वीडियो में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी कि कौन सा तत्व किसको रिप्लेस कर सकता है। अगर उसको आप लोग नहीं देखे हो तो बहुत गद्दारी कर रहे हो, लेकिन गद्दारी के साथ साथ यहां पर आपके मान सर फिर से एक बार प्रस्तुत करेंगे आपकी रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी को। क्या बात है, अरे यार आपकी बात है, 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना यार। पहले एक काम तो आप गलत कर रहे हो, वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, बहुत गलत बात। पहले वीडियो को शेयर करके आओ, वीडियो को शेयर करो, मजा लो। अरे आपको मजा आ रही है तो यार अपने दोस्तों को बुलाओ ना, पार्टी के लिए तो बुला लेते हो, पढ़ने नहीं बुलाते हो। सोच रहे हो चुप्पे चुप्पे पढ़ लें, मैं टॉप कर जाऊं और वो रह जाए, गलत बात। ये सब गलती नहीं, दोस्त को साथ लेकर चलो। अगर एक अच्छे दोस्त हो तो एक हमेशा अच्छे दोस्त का साथ दो। ये नहीं कि पढ़ने में तो अलग अलग और घूमने में आओ यार घूम कर आते हैं, मजे काट कर आते हैं, चलो चलो। अरे वो क्या समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ समझ गए होगे, बहुत समझदार हो तुम सब। ठीक है, क्या बोलते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए भैया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान समझना, हमेशा आपने देखा है अमीर आदमी गरीब आदमी को हटा देता है। कहीं भी जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, अगर कोई अमीर आदमी आ गया, जितने गरीब हैं, ए हटो 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 हटाओ हटाओ हटाओ, इनको हटाओ, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, साहब को जाने दो। तो वही चीज, अधिक क्रियाशील साहब हैं, कम क्रियाशील गरीब बेचारे से बैठे हैं। समझ पा रहे हो ना? तो ज्यादा एनर्जी वाले कम एनर्जी वाले को काम खत्म। समझ पा रहे हो कि मेरी बात को? देखिए, यह दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। एकल विस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है सर? देखो, Fe प्लस CuSO4, Fe सॉलिड, कॉपर सल्फेट आपका अक्वस, क्या हुआ? FeSO4 अक्वस और कॉपर बना दिया। सर इस Fe ने कॉपर को हटा दिया, कैसे हटा दिया? आओ ये देखो, मैंने लिखा ना धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा क्रियाशील, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, अगर मैं पूछूं इन दोनों में कौन ज्यादा क्रियाशील है तो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। कैल्शियम और सोडियम में तो ज्यादा सोडियम है, कैल्शियम उसके बाद है। मैग्नीशियम और कैल्शियम में कैल्शियम ज्यादा है, मैग्नीशियम कम क्रियाशील है। हमेशा कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ज्यादा है, एल्यूमिनियम कम है। ठीक है, तो जो जिस तरह ऊपर है वो उतना क्या हो जाएगा? क्रियाशील हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर एक ट्रिक लेकर आया हूं, केदारनाथ का माली, देखो यहां पर लिख रहा हूं, याद करना ट्रिक से, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली जरा फीका पकाता है। ध्यान सुना, केदारनाथ का माली जरा फीका फीका जरा फीका जरा फीका जरा फीका जरा फीका पकाता है, जरा फीका पकाता है। ध्यान सुनो, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ, ये लो, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। कितनी अच्छी बात है ना? याद कर लेना, ट्रिक से याद करोगे अच्छा है, नहीं तो मेरा मानो ना तो ट्रिक पे मत ध्यान दो, आप ऐसे याद कर डालो फटाफट। कैसे? पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लोहा लेड हाइड्रोजन कॉपर पारा सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, अगर याद करना इस तरीके से तो के से केदार, Na से नाथ, Ca से का, Mg से माँ, ठीक है ना, और Al से ली माली, माली माली मिलाकर Mg माली, जिंक से जरा, Fe से फीका, Pb से पकाता, H से है, ठीक है, Cu से कॉपर, Hg से हटाओ, Ag से चांदी, Au से सोना और Pt से गोल्ड। ठीक है ना, केदारनाथ का माली जरा फीका पकाता है, केदारनाथ का माली जरा फीका पकाता है, कॉपर जाओ चांदी सोना पाओ। दिसू ओके। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी और इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर, Au एंड प्लैटिनम। इस तरीके से एक जैसे नोट देख लो, जिंक कॉपर। अब देखो जिंक कहां है? जिंक जिंक जिंक, अब इसको हटा दो तो देखो जिंक कहां है? ये है जिंक। और ध्यान दो कॉपर कहां है? कॉपर कॉपर कॉपर, ये है कॉपर। तो ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील, नीचे वाला कम क्रियाशील। जिंक क्या कर देगा? कॉपर को हटा देगा। हाँ सर, तो जिंक ने CuSO4 में क्या किया? जिंक ZnSO4 अक्वस और क्या बना लिया? Cu बना लिया। तो ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा, उसे हम क्या बोल देंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। ट्रिक क्या आपको मैंने बता ही दिया पूरा हर चीज को। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पर आ जाएंगे। अब हमारा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमारा होगा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है भाई? देखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा, आयन का परस्पर क्या होता है? विनिमय, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, दूसरे से आयनों को विनिमय होता है, नए यौगिक बनते हैं, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार समझो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के
आयनों के परस्पर विनिमय, अभिकारक आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा क्या होता है, नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन कहलाते हैं। बता रहा हूं ना, सिखा रहा हूं आपको। देखो जैसे एक रिएक्शन लिखा है Na2SO4, नाम क्या है, नाम है सोडियम सल्फेट, प्लस रिएक्ट करे किससे, BaCl2 के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। गिब्स क्या बनाएगा, ये बनाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट और प्लस क्या बना देगा 2NaCl। देखो आयनों का परस्पर विनिमय होगा तो सोडियम पर प्लस चार्ज, SO4 के ऊपर माइनस चार्ज, बेरियम पर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। ध्यान दो ये वाला प्लस इसके वाले माइनस से मिल जाएगा तो इसने क्या बना दिया NaCl, ये वाला प्लस इसके वाले माइनस से मिल जाएगा BaSO4। तो देख रहे हो ना, आयनों का परस्पर विनिमय, आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा बने रिएक्शन को क्या कहते हैं सर जी, इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, और एक रिएक्शन देखो AgNO3 लिखता हूं, AgNO3, Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्लस KCl, आपको इतना ध्यान हो जाए, पोटेशियम पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, क्या बनाएगा, ध्यान दो, चलो आओ देख लेते हैं। Ag मिले किससे, प्लस वाले माइनस के साथ, तो बना दिया AgCl, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड, अवक्षेप बनाया कौन से कलर का, सफेद कलर का अवक्षेप, प्रेसिपिटेट बनाता है, प्लस और क्या बनाएगा KNO3, क्योंकि आयनों का आदान प्रदान परस्पर विनिमय होगा, KNO3 बैलेंस है, बैलेंस देख लेना, बैलेंसिंग कर लेना, आपको बैलेंसिंग सिखा के आया हूं आगे। क्लियर है ना, यहां तक मजा आई, मजा आएगी, और आगे देखो अभी और मजा आएगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक सर, अब हम आगे उष्माक्षेपी अभी बता ही दिया हूं, जिसमें उष्मा निकलेगी उष्माक्षेपी, और जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ेगी उसे क्या बोलेंगे, उष्माशोषी, है ना। एकदम मन लगा के, दिल लगा के एकदम चलो फटाफट मारते फटाफट। देखो उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा मुक्त होती है, निकलती है, ठीक है ना, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, सर जी उष्मा निकलेगी कि उष्मा लगेगी, निकलेगी कि लगेगी, क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनो, ध्यान सुनना। जब उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह के साथ, उत्पाद की ओर धनात्मक चिन्ह के साथ अगर कोई उष्मा लिखी हुई है तो इसका मतलब उसमें उष्मा मुक्त हुई है, और अगर नेगेटिव के साथ लिखी हुई है तो क्या बोलोगे कि उसमें उष्मा लगी है, उष्मा का अवशोषण हुआ है। चुपके से बता दिया, किसी से बताना मत। ओके सर, ठीक ठीक ठीक। हाँ, इसमें उष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। देख लो, कार्बन ऑक्सीजन भी आगे था, कार्बन डाइऑक्साइड 94 किलो कैलोरी, उष्माक्षेपी। क्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाया, जल बनाया, उष्मा इसमें भी निकली, प्लस लगा के उष्मा लिखा है ना, इसका मतलब उष्माक्षेपी। आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभी बता दिया ना कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें गलत लिखा है, जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का शोषण, ऊर्जा की जरूरत है ना, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। नोट में लिखा है उस अभिक्रिया में, देखो उस अभिक्रिया में या इस अभिक्रिया में, उस नहीं बाबू, इस गलती हो जाती है। इस अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा बढ़ जाती है, उत्पाद की मात्रा बढ़ जाती है, और ऋण चिन्ह, माइनस चिन्ह, या ध्यान सुनना, उत्पाद की मात्रा बढ़ जाती है, पता नहीं क्या क्या लिखा, उत्पाद की ओर, इतना 7-8 घंटे में पीपीटी तैयार होती है और छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, क्या किया जाए बाबू, इतनी मेहनत उसके बाद हो जाता है, कोई नहीं। तो क्या होता है, अभिक्रिया में उत्पाद की ओर ऋण चिन्ह से या अभिकारक की ओर धन चिन्ह के साथ दिखाते हैं। ठीक है, देख लो, N2 + O2 गिव्स 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, -45 किलो कैलोरी, इसका मतलब ऊर्जा का क्या हुआ, उष्मा क्या हुआ, अवशोषण हुआ, तो उष्माशोषी अभिक्रिया। C+2S कार्बन प्लस सल्फर गिव्स CS2, -2000 कैलोरी, मतलब 2000 कैलोरी उष्मा की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर क्या होगा, कार्बन और सल्फर मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड बनाएगा। आई होप उष्माक्षेपी और उष्माशोषी का क्या कर दिया, हेडशॉट। ओके सर, बढ़िया, आगे बढ़ा। उपचयन, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर उपचयन, अपचयन, उपचयन, अपचयन, उपचयन, अपचयन, उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण, क्या नाम है, ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, देखो ये अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, इनको रेडॉक्स भी बोलते हैं। पहले एक को रेडॉक्स पहले बता दे रहा हूं, फिर मैं आपके सामने अभी इनको बताता हूं, क्लियर करता हूं। ये अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, अर्थात जब भी उपचयन
ऑक्सीकरण होगा, अपचयन भी साथ में होगा। रेडॉक्स अपक्रिया में जब भी ऑक्सीकरण उपचयन होगा, अपचयन भी साथ में होगा। दोनों साथ चलेंगे, चलेंगे तो साथ चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक सर, ओके। देखो 2H2 + O2 गिव्स H2O। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं देखूं, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, O2 है, मिलके क्या बना दिया, H2O। देखो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण भी हो गया। और आप देखो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग अपचयन भी हो गया, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हुआ ना, रेडॉक्स अपक्रिया बोल देंगे। ठीक है सर, अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, ऑक्सीकरण के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक बात और ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन, या इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का निकलना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, देखो कॉपर ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या टेम्परेचर देने पर क्या बन गया, Cu2O, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या, ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण है। आगे बढ़ते हैं, चलो भैया हम आ गए अब कहां पर, देखो ये तो हेडिंग हमारी वही रहेगी। अब हम आ गए अपचयन अभिक्रिया पर। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। कौन सी क्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना होता है, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना होता है। कौन सी क्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ध्यान दो, कॉपर ऑक्साइड H2, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन क्या हुआ, जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, तो ध्यान दो ऑक्सीजन का निकलना, कुछ ना कुछ तो निकलता हुआ दिखेगा। देखो ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर अकेले बना और H2O बाहर हो गया। ठीक है ना, पहले कॉपर ऑक्साइड काला रंग का था, अब जो कॉपर बना वो भूरा रंग का है। पूछ सकता है आपसे कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब टेम्परेचर से रिएक्ट करा जाता है तो पहले कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, फिर जो कॉपर बनता है वो किस कलर का होता है। तो पहले कॉपर ऑक्साइड काला रंग का और जो कॉपर बनता है वो भूरा रंग का। कौन सी क्रिया, कौन सी क्रिया, अपचयन, अपचयन, अपचयन। आगे बढ़ते हैं भैया, अब हम आ गए रेडॉक्स अपक्रियाएं पर। कहां पर आ गए, रेडॉक्स। दोनों एक साथ होकर मैंने बता दिया, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक ऑक्सीकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। अपचयित और उपचयित, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। देखो यहां पे बता रहा हूं आपके सामने, ध्यान सुनना। उपचयित ऑक्सीकरण, अपचयित अपचयन, है ना। देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, Cu प्लस H2O। ध्यान से देखो, कॉपर से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला, जिससे ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, तो इसका क्या हो गया, अपचयन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो गया, उपचयन। समझ गए ना, कौन सी क्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। देखो जिंक ऑक्साइड कार्बन, जिंक से ऑक्सीजन निकल गई, जिंक से ऑक्सीजन निकल गई, अपचयन। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या बोलेंगे, उपचयन, रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है ना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं इससे। उपचायक या ऑक्सीकारक तथा अपचायक पूछ रहा था सर, उपचायक किसे या ऑक्सीकारक किसे कहते हैं या अपचायक किसे कहते हैं। तो ध्यान सुनना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह उपचायक ऑक्सीकारक कहलाता है, तथा जिस पदार्थ का उपचयन होता है, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण होता है, वह अपचायक कहलाता है। ध्यान सुनो, इसमें क्या हुआ है, इसका उपचयन, तो जिसका उपचयन होगा उसको हम बोलेंगे अपचायक। तो यहां पर कार्बन क्या है, अपचायक है, कार्बन क्या है, अपचायक है। अच्छा, किसी रासायनिक क्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, देखो अपचयन इसका हो रहा है ना, किसका, जिंक ऑक्साइड का। देखो जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन। तो यहां पर जिंक क्या है, जिंक आपका है ऑक्सीकारक। चुपचाप इसको लिखना और बुक से जाकर प्रैक्टिस करना, मजा आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में कराऊंगा दूसरे वीडियो में ना, तब आप देखना। देखो यहां पर देखो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन लिखा हूं, तो देखो कॉपर से
ऑक्सीजन निकला मतलब इसका क्या हुआ, उपचयन, और उपचयन जिसका होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। ठीक है, कार्बन से ऑक्सीजन निकला था तो इसको बोलेंगे अपचयन, अपचयन इसका हुआ था। जिसका अपचयन होगा उसे बोलेंगे ऑक्सीकारक। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका हुआ उपचयन, उपचयन, और इसे हम बोल देंगे अपचायक। क्या बोल देंगे, अपचायक। आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा, मजा आई होगी इस वीडियो में, मजा लेते रहो। आगे भी चलते हैं, अभी आगे चलते हैं सर, आगे चलिए। अब आ गया ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव, एकदम पीक पर पहुंचाए हैं। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में क्या प्रभाव डाल पाता है, इसको भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक और बहुत जरूरी हो गया है। तो आइए समझते हैं, एक एक बात को जानते हैं। पहला होता है संक्षारण, जिसको कहते हैं कोरोजन। ध्यान सुनना, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, जल या अन्य रसायनों से सीधी अभिक्रिया कर एवं धीरे धीरे खराब होती है, संक्षारण वह घटना है जो धातुओं पर वायु, जल, वायु की आर्द्रता आदि पर आधारित होती है। भैया देखा, लोहा आप क्या करते रख देते हैं, जब वो लोहा को रख दिया जाता है तो धीरे 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 आप देखोगे, तुरंत नहीं, धीरे धीरे वो वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में धीरे धीरे आता रहता है और उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। 4-5 महीने बाद आप देखोगे उसमें क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। यही लोहे में जो जंग लगने की क्रिया है, इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं सर जी, इसमें बोलते हैं इसको क्या, संक्षारण, कोरोजन। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों का काला होना आदि। देखो चांदी घर में मम्मी पायल पहनी होती है ना, देखोगे तो काला हो जाता है वो, ठीक है ना, तो क्या हुआ, कोरोजन उसका हो गया है। ठीक है ना, वो क्या है, आर्द्रता, वायु, नमी के संपर्क में आ रहा है लगातार तो काला हो जा रहा है। अच्छा सर थोड़ा बता दूंगा, ये आप लोग पढ़ोगे इसको, 3rd यूनिट में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, परेशान मत होना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि सर इसको रोकने का उपाय क्या होता है, यसद लेपन कर देते हैं, ठीक है ना, या धातुओं के क्या कर देते हैं, पेंटिंग कर, धातुओं की पेंटिंग कर दी जाती है, पेंटिंग करके, पेंट करके बचाया जा सकता है। ठीक है ना, आप लोग अपने घर में देखो खिड़की दरवाजा सबको पेंट करते रहते हो, पेंट करते रहते हो। ठीक है, अभी मेरी स्टिक नहीं दिख रही है, नहीं मैं आपको दिखाता कि जिससे मैं आप लोगों को तोड़ता हूं ना, वो एक्चुअली उसमें क्या हो गया, आजकल वो संचारित हो गई है, उसका संचालन हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से पीटा नहीं हूं, समझ रहे हो ना। ठीक है, देखो संचारण पर धातुओं को पेंट करके या मिश्रित धातु बनाकर या अन्य धातु की परत चढ़ाकर संचारण को रोका जा सकता है। क्या करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, संचारण पर धातुओं को पेंट करके, मिश्रित धातु बनाकर या अन्य धातु की परत चढ़ाकर संचारण को रोका जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक सर, आगे बढ़े। अब हम आ गए विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। सुनिए हो ना, चिप्स के पैकेट खाते हो, खूब चिप्स खाते हो, आलू वाली चिप्स जो बनी होती है, चिप्स कुरकुरे खूब दबा के मजा आती है। ठीक है, खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल तथा वसा, तेल तथा वसा उनके धीमे ऑक्सीकरण से, तेल तथा वसा उनके धीमे ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। चिप्स की पैकेट आप खोल के रख दो, 10-15 मिनट बाद आप देखोगे कि चिप्स की पैकेट एकदम मुलायम सी हो जाएगी और उसका टेस्ट भी बदल जाएगा और उसमें गंध भी दूसरे तरीके से आने लगती है। समझ पा रहे हो ना इस बात को, तो इसको क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। इसीलिए नाइट्रो, जो आप देखे हो चिप्स की पैकेट होती है, उसमें ऑक्सीजन को पूरी तरीके से निकाल के उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है ना, ताकि वो क्या हो, क्रिया करके खराब ना हो। आगे देखो लिखा है, गर्मियों में दूध तथा पनीर खुला रखने पर विकृत गंधने लगते हैं। अगर आप दूध को गर्मी में खुला रख दो और पनीर को खुला छोड़ दो तो एकदम अजीब टाइप की गंध उसमें आने लगती है, उसको विकृत गंध बोल देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है इस बात को। अच्छा आप देखो इसमें और भी आप समझ सकते हो कि क्या करते हैं, चिप्स की पैकेट में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस निकाल करके कौन सी गैस डालते हैं, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। ठीक है, इसके रोकथाम के उपाय कौन कौन से भैया, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए, मतलब खाने को उस जगह रखना चाहिए जहां पर वायु ना जाने पाए। ठीक है ना, वायुरोधी, जहां पर वायु ना जाने पाए, हवा ना जाने पाए। ठीक है, खाद्य पदार्थ जैसे आलू की चिप्स इत्यादि में से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, है ना। ऑक्सीजन बहुत तेज क्रियाशील है, वो तो और नमी और ला देगी, एकदम खराब कर देगी, है ना, इसीलिए क्या कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाकर रखना चाहिए। जो हमारा पका हुआ भोजन है ना, वो डायरेक्ट सनलाइट से नहीं पड़ना चाहिए, सीधे क्या हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा, उसको बचाकर रखना चाहिए।
और क्या रोकथाम हो सकता है? निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन। भैया जो हमारा निम्न ताप मतलब लो टेम्परेचर पका हुआ है उस खाने का प्रशीतन मतलब होता है ठंडा करना, प्रशीतन का मतलब होता है ठंडा करना। तो निम्न ताप पर पके हुए भोजन का क्या करना? प्रशीतन करना। क्या कहलाता है? ये भी आपका रोकथाम में आ जाता है, किसमें? विकृत गंधिता के। ठीक बच्चों, तो भैया अब हमारी कहानी यहीं पर क्या होती है, खत्म होती है आज की। आज का ये चैप्टर मैंने बेहतरीन तरीके से जितनी एनर्जी थी पूरी एनर्जी को झोंक दिया आपके लिए और एकदम मजेदार तरीके से मक्खन बना दिया इस चैप्टर को। अगर आप मेरे इस पूरे वीडियो में आप जुड़े रहे, लगे रहे, तो आपने देखा कि कितना बेहतरीन तरीके से मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया और हर एक चीज का मैंने पोस्टमार्टम किया। ये नहीं था कि इस हेडशॉट में मैंने कुछ छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब एक वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें क्वेश्चन आपके मुंह में फेंक के मारूंगा और आप पकड़ना और मजे लेना, देखना कितनी मजा आती है बिंदास के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, दमदार लगा हो और आपके लिए एकदम मजा काट दिए हो आप रासायनिक अपक्रिया और समीकरण में, तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्या नाम है? क्या नाम है आपके चैनल का? कैरियर एकेडमी कुंडा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप सभी का वीडियो में जुड़े रहने और हमारे साथ एनर्जी के साथ लगे रहने, पढ़ने पढ़ाने में आपने जो हमारी हेल्प की उसके लिए आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, दमदार एनर्जी, जो एनर्जी बनी है एनर्जी देखना, नए वीडियो में भी यही एनर्जी आपको मिलेगी, उसमें मिलेंगे और रासायनिक अपक्रिया और समीकरण का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखते रहिए। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।